हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा कल हम डिस्कशन कर चुके हैं कंपनी के कुछ इंट्रोडक्शन पर। बेटा मैं 4 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की कुछ चर्चा कर चुका हूं। मैंने बेटा चर्चा किया कुछ डिवेंचर्स पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर, इक्विटी शेयर पर। ये टर्म हमारे लिए बिल्कुल नहीं है बेटा, और अब हम इनसे फेमिलियर हो रहे हैं बेटा। अब हम इनसे फेमिलियर हो रहे हैं इन नई टर्म्स के साथ, ठीक है जी। बाबू एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने अभी सिर्फ आधा पोर्शन खत्म किया है, आज आधा खत्म करेंगे। इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी में वर्किंग कैसे होती है, ठीक है जी। अभी सुनते जाना, मेरे को टेबल आपने कंप्लीट करा कर देनी है जितनी मैंने कल तक पढ़ाई है, ठीक है बाबू। सब मेरे साथ साथ देख रहे हैं सामने। कल मैंने डिबेंचर्स की बात करी, फिर बेटा हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करी, फिर बेटा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की भी बात करी, और बेटा रिटेन्ड अर्निंग की बात आज करनी है। मैंने नाम जरूर लिखा था बेटा, लेकिन बात नहीं करी। बात आज करेंगे रिटेन्ड अर्निंग की। याद है बेटा कल मैंने क्या बोला था? अगर आप मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हो तो जो आपको रिटर्न में मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। याद आई बात? डिबेंचर कभी भी बेटा ऐसे नहीं होते कि बिना इंटरेस्ट रेट के मेंशन किए जाते हैं। डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट लिखा होता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट, पूरे साल भर का ब्याज कितना है। मेरे एग्जांपल में बेटा 9% डिबेंचर। अगर आज आप मेरी कंपनी के 9% डिबेंचर खरीद लो तो मुझे हर साल आपको 9% ब्याज देनी है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देता हूं। याद आई बात बेटा? और बेटा कंपनी के लिए सोचोगे तो डिबेंचर और बैंक लोन में कोई डिफरेंस भी नहीं होता, ये बात भी हमने किया बेटा। मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी बात ऐसे ही कर रहा था बेटा। प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन होता है विच इंडिकेट पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड, कि साल भर का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा। और बेटा साल भर का प्रेफरेंस डिविडेंड देने के साथ साथ मैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करता हूं, ये मैंने भी बात की है। याद आई बात? आपको एक बात बोल देता हूं, नई बातें भी बोलना शुरू करूंगा यहां पर बेटा। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्रेफरेंस इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ये क्या बोला है भाई? बेटा मैंने बात की थी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो होते हैं जिनका पैसा 1 साल में वापस करना हो। मीडियम टर्म फाइनेंस वो होते हैं जिनका पैसा 1 से 5 साल में वापस करना हो, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो होते हैं जिनका पैसा 5 साल के बाद वापस करना होता है। तो कंपनी इसका भी पैसा 5 साल से पहले नहीं देती, इसका भी पैसा 5 साल से पहले नहीं देती। एंड द मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर्स। 20 साल तक भी नहीं देंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये बस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि 20 साल के बाद देंगे, ठीक है बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब एक बार टेबल कंप्लीट कराओ, फिर फटाफट से बोलना शुरू करेंगे। बाबू डिबेंचर की कॉस्ट क्या आती है कंपनी को? फटाफट से, पक्का? प्रेफरेंस की कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी की कॉस्ट, इक्विटी डिविडेंड। लो जी, रिस्क की बात करते हैं बेटा। अगर आप डिबेंचर के पैसे में डिफॉल्ट कर दो, लेट्स सपोज, चाहे इंटरेस्ट में चाहे प्रिंसिपल अमाउंट में, एक सिंगल डे का भी, तो बेटा ये सबसे खतरनाक लोगों में से है, पता है ना आपको? ये भाई लोग हैं बेटा। बाबू ये सबसे खतरनाक लोग हैं, ये सीधा हाई कोर्ट जाते हैं और कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ले आते हैं। तो यानी कि कंपनी के एंगल से सोचूं तो कंपनी को सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा? डिबेंचर से। डिबेंचर इज हाईएस्ट लेवल रिस्की, हाईएस्ट लेवल, ठीक है जी बेटा। प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस कितने रिस्की हैं भाई? कंपनी बंद कराने जैसी तो कोई बात नहीं है। कंपनी नहीं बंद करा सकते, लेकिन ये अपनी पेमेंट क्यूमुलेट करके ले सकते हैं। मुझे पहले साल लॉस हुआ बेटा, दूसरे साल ये पेमेंट क्यूमुलेट हो जाएगी, जुड़ जाएगी बेटा। इनको मुझे 12% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, मैंने 10 लाख रुपए लिए हुए, तो मुझे फर्स्ट ईयर बेटा 1,20,000 का डिविडेंड देना था, प्रेफरेंस डिविडेंड मैं नहीं दे पाया। सर अगले साल ये कितना हो जाएगा? 120 एंड 120 240। दूसरे साल भी नहीं दे पाया तो तीसरे साल कितना हो जाएगा? 120 120 120 360 हो जाएगा। तो बेटा देखो
ये कंपनी बंद कराने जैसा बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने पैसे तो जोड़ जोड़ के ले ही लेते हैं बेटा। तो बाबू मेरे लिए तो ये भी रिस्की है बेटा, मैं इसको बोलता हूं मीडियम लेवल रिस्की। ठीक है, इक्विटी कितना रिस्की? लो रिस्क और नो रिस्क। क्या फर्क पड़ता है भाई? ठीक है ना, लॉस है तुझे तब भी कुछ नहीं देना, और प्रॉफिट है तब भी मेरी मर्जी है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है ना बेटा, तो कंपनी बेटा सबसे ज्यादा खुश रहती है इक्विटी शेयर से, लो रिस्क और नो रिस्क, मेरे लिए एक ही बात। फिर बेटा हमने थोड़ी सी चर्चा फ्लोटेशन कॉस्ट पे की थी बेटा, इसके ऊपर बहुत चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपकी नॉलेज उस लेवल की पहुंची नहीं है। लेकिन मैंने आपको लोन से रिलेटेड सारी बात बताई थी ना बेटा। बाबू अगर आप पैसा लेने चले जाओ कहीं से भी, पैसा लेने के लिए पहले पैसा खर्चना पड़ता है, और जो पैसा लेने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है उसे ही हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, या बोल लो आप बेटा कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, या आप बोल लो इशू कॉस्ट, तीनों इसी के नाम है बेटा। टेक्निकल भाषा फ्लोटेशन कॉस्ट है, सिंपल भाषा कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, फंड लेने के लिए जो कॉस्ट आपने इंकर करी बेटा, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं बेटा। बैंक लोन में ये कॉस्ट सबसे कम होती है। वैसे बता देता हूं, लीगल खर्चा 2.5% है, इलीगल आप समझदार हो, नीचे से कमाई भी तो लेगा ना, ठीक है ना। तो बेटा 2.5% लीगल खर्चा, यानी कि अगर मैं 10 लाख का लोन लेने चला जाऊं ईमानदारी से, तो ईमानदारी का खर्चा 25,000 रुपए, लगभग ये कॉस्ट मेरी 2.5% के आसपास आती है लीगल। ठीक है, प्रेफरेंस में कॉस्ट मीडियम होती है बेटा, और इक्विटी में कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 10% तक चली जाती है। 1 करोड़ लेना हो तो 10 लाख खर्चने के लिए तैयार रहो, 10 करोड़ लेना है तो 1 करोड़ खर्चने के लिए तैयार रहो। तो बहुत ह्यूज अमाउंट है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। इतनी चर्चा करी। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। सबसे पहले देते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस। कैसे सुन रहे हो मुझे फिर आप गलत गलत बातें? सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट, फिर प्रेफरेंस का, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। बेटा याद करा दो ढंग से, ये मेरे को ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, यही सीक्वेंस है। बाबू मैं ऐसा बोलता क्यों, मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश करी बेटा। मैं इसको बोल रहा था कि सबसे पहले आपको डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट देना होता है बेटा, उसके बाद आपको देना होता है गवर्नमेंट का टैक्स, उसके बाद देना होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। बेटा मैं ये ऐसे ही क्यों बोलता हूं, मैं इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड क्यों नहीं बोलता? कल मैंने इसका एक लॉजिक क्लियर करने की कोशिश की थी बेटा। मैंने डिबेंचर से 20 साल के लिए पैसा लिया, मैंने प्रेफरेंस से 20 साल के लिए पैसा लिया, इक्विटी का पैसा बताऊंगा, ये बात रटवा रहा हूं 2 मिनट के लिए। इक्विटी का पैसा मैं जिंदगी भर नहीं देता, इक्विटी का पैसा मैं जिंदगी भर नहीं देता वापस। अभी समझाऊंगा बेटा 5 मिनट के बाद कि कैसे नहीं देता जिंदगी भर, ठीक है ना। 20 साल और पूरी जिंदगी के लिए पैसा लेकर बैठ गया हूं मैं, ठीक है जी। और बेटा 5 साल के बाद किसी ने बेटा कोर्ट में केस डाल दिया मेरी कंपनी के खिलाफ, ठीक है ना। और मेरी कंपनी का नाम कितना प्यारा है तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरी कंपनी का नाम है मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, इतना प्यारा नाम बेटा। और मेरी कंपनी के खिलाफ केस डाल दिया किसी ने। कोर्ट ने देखा कि कंपनी आप तो डिसीव कर रहे हो, आप तो धोखा देने के लिए बने हो, इलीगल एक्टिविटी है आपकी तो कंपनी को बंद करा रहे हैं, तामझाम बेचो, अपना सारा बेच दो और सारे लोगों के पैसे उतार दो। सर अब मुझे लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। देखो मेरे लिए कॉस्ट का ये सीक्वेंस है नो डाउट, अब मुझे जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है मेरा उसका सीक्वेंस भी सेम है बेटा। सबसे पहले डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट वापस होता है, देन गवर्नमेंट ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल। याद है बात? कल ये ऐसे ही बात करी हमने, इतनी बात ओके थी, ठीक है। फिर बेटा मैंने एक चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया इक्विटी की क्यों दीवानी है, और बेटा इक्विटी के आगे कोई रेट क्यों नहीं मेंशन होता, समझाने की कोशिश की थी मैंने, दोबारा रिपीट करते हैं। बाबू मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मान लो कंपनी की अर्निंग 5 लाख है, मान लो बेटा इस साल मेरी कंपनी ने 5 लाख कमाए,
सबसे पहले डिबेंचर को इंटरेस्ट देना है, मेरे एग्जांपल में 90,000 दे दिया जी इंटरेस्ट। उसके बाद फंड बचे 4,10,000, उसके बाद देना है गवर्नमेंट को टैक्सेस विच इज 1,10,000 इन माय एग्जांपल। बेटा अमाउंट बचा 3 लाख, मुझे देना है प्रेफरेंस को डिविडेंड, मेरे एग्जांपल में 120, फंड बचे 180। सर कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को यह नहीं पता होता कि हम क्या कमाएंगे। सर प्रॉफिट आर इर्रेगुलर एंड अनसर्टेन, किसी को नहीं पता होता कि मैं कमाऊंगा क्या, तो मैं ये कैसे बता सकता हूं कि बचेगा क्या। जब बेटा यही नहीं पता कि बचेगा क्या और जो बचेगा वही मिलता है इक्विटी शेयर को, तो बेटा कैसे कोई रेट मेंशन कर सकते हो आप ये, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है मैं 50 लाख कमा लूं, ऐसा हो सकता है मैं 50 करोड़ कमा लूं, ऐसा हो सकता है मैं लॉस ही कमा लूं। तो बेटा मुझे कभी यही नहीं पता होता मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कितना, तो मुझे ये कैसे पता होगा कि बचेगा कितना, और जो बचेगा वो मिलता है इक्विटी शेयर को। इसीलिए इक्विटी शेयर के आगे कभी कोई रेट मेंशन नहीं होता। तो दुनिया क्या पागल है जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है। बेटा देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, दुनिया ना हायर रिटर्न के लिए जाती है बेटा, और उसके लिए उनको हायर रिस्क लेना पड़े, आप लेते हो। कंपनी के एंगल से मैंने लिखा लो रिस्क और नो रिस्क। आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप अपने एंगल से सोचो। आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मैंने आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करता हूं और बेचता हूं, ठीक है ना बाबू। बाबू आज मैं कमाऊंगा, मेरी कमाई के ऊपर आपकी कमाई डिपेंड है बेटा। आपको नहीं पता कि मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरे ऊपर ही तो डिपेंडेंट हो आप पूरी तरीके से। तो बेटा आप सबसे रिस्की पोजीशन में हो, और जिंदगी का प्रिंसिपल है बेटा, और बिजनेस स्टडीज का भी प्रिंसिपल है, हायर द रिस्क हायर द गेन, मोर द रिस्क मोर द गेन। जितना रिस्क लेते हो उतना कमाते हो। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर जिंदगी में सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत रिस्क लेते हैं। क्लियर हुई थी बात, इतनी बात। बढ़े आगे बाबू, अब मैं नई बातें करना स्टार्ट कर रहा हूं, काम की बात है, सुनते जाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पूरे 5 मिनट पहले एक बात रटवाई कि मैं इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करता। अब समझाने का नंबर आ गया, सुनना बेटा। मान लो मैं कंपनी हूं और मेरी कंपनी में 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है बेटा। एक कुश ने 1 लाख रुपए दिए मेरी कंपनी को, दूसरा बेटा हार्दिक ने 1 लाख रुपए दिए मेरी कंपनी को, और तीसरा बेटा नैया ने 1 लाख रुपए दिए मेरी कंपनी को। ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर, इन्होंने 1-1 लाख के इक्विटी शेयर खरीद लिए मेरी कंपनी के, ठीक है। मैंने एक 3 लाख रुपए लिए बिजनेस के में प्रोडक्शन के लिए मशीनरी खरीद दी और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 5 दिन के बाद कुछ आया कि लाओ कंपनी 1 लाख वापस कर दो। मैंने कहा कौन से 1 लाख? कह रहा जो 5 दिन पहले देकर गया था। सर ऐसे तो आपको नहीं लग रहा मेरी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी? ऐसा हो सकता है 10 दिन के बाद हार्दिक आ जाए कि लाओ 1 लाख दो, तो कंपनी क्या करेगी? मशीन बेच दे क्या? अब तो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा मैं तो कभी। आपको नहीं लग रहा मेरी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी पूरे तरीके से? बेटा कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करेगी, तो इनका होगा क्या समझाता हूं। मैं नहीं कह रहा आपको कोई चीज पता होनी चाहिए, ना आप में से किसी को पता। सिर्फ एक नाम सुना है आपने, शेयर मार्केट? नाम सुना है, बस नाम सुना है, मतलब सब कुछ सुना है। मैं काम नहीं समझा रहा अभी, 12th में हमारे पास चैप्टर है, वहां समझेंगे काम। लेकिन सुन लो एक बात, कुछ मेरे पास आया 1 लाख लेने, मैंने कुछ को समझाया। कुछ मैं जो कंपनी हूं ना, मेरे शेयर ना एक शेयर मार्केट में बिकते हैं, तो वहां जाके अपने शेयर बेच ले। मैं कभी पैसे वापस नहीं करूंगा, कंपनी कभी पैसे वापस ही नहीं करती इक्विटी शेयर पे। कुछ को बात समझ आई? कुछ गया शेयर मार्केट में, कुछ ने मेरी कंपनी के शेयर की बोली लगा दी कि मैं बेचना चाहता हूं, इसने बेचे, वंश ने खरीद ली। मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। मेरे पास कल भी 3 लाख थे, आज भी 3 लाख थे, मेरी सेहत पे पता क्या फर्क पड़ा? मैंने एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाता हूं जिसमें मैंने 3 बंदों के नाम लिखे हुए थे, कुश, हार्दिक, नैया। मैंने कुश का नाम काटा, नाम लिख दिया वंश। 1-1 लाख रुपए अब तीनों ने दिए हुए, वंश, हार्दिक और नैया। मुझे फर्क पड़ा? नहीं। कुछ को फर्क पड़ा, कुछ ने 1 लाख लगाए थे, इसने बारों बार बेचे, काम खत्म हो गया, इसको इसके पैसे मिल गए। 15 दिन के बाद हार्दिक को पैसे की जरूरत पड़ी, हार्दिक आया, कंपनी पैसे, मैंने कहा शेयर मार्केट। हार्दिक शेयर मार्केट में गया, इसने शेयर बेच दिया। हरनीत ने शेयर खरीद लिया। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? मैंने हार्दिक का नाम काटा, लिख दिया हरनीत, वंश, हरनीत, नैया। पूरी जिंदगी ऐसे चलता, पूरी जिंदगी। कंपनी कभी पैसे ही नहीं वापस करती इक्विटी शेयर के। और मान लो आज कंपनी, मैंने बोला जिंदगी में नहीं वापस करती,
कंपनी मर जाए तो कंपनी के मरने को हम बोलते हैं लिक्विडेशन। कोर्ट कह दे कंपनी आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं। लिक्विडेट करना मतलब बेच दो उठाकर। सर अब तो देना पड़ेगा और सीक्वेंस में देना पड़ेगा, सबसे लास्ट नंबर हमारा होता है, ठीक है ना। इक्विटी का नंबर सबसे लास्ट, पहले डिबेंचर का प्रिंसिपल, देन गवर्नमेंट ड्यूज, देन प्रेफरेंस का प्रिंसिपल, देन इक्विटी का प्रिंसिपल। आखिरी में जिसका नाम लिखा होगा मैं पैसे उसको दूंगा। किसका नाम लिखा है मेरे पास? तो वंश का नाम लिखा है, हरनीत का नाम लिखा है, नैया का नाम लिखा है, मैं तो इनको दूंगा पैसे। बाकी तो सबको मिल गए। कुछ ने 1 लाख लगाए थे उसको वंश ने दे दिए थे, हार्दिक ने 1 लाख लगाए थे उसको हरनीत ने दे दिए थे। समझ में आया कि इक्विटी के पैसे कंपनी जिंदगी में नहीं देती। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? तो यार आपको लग नहीं रहा ये तो पागल ही है बिल्कुल, इनको कुछ नहीं मिलने वाला कंपनी से। डिविडेंड आखिरी, प्रिंसिपल आखिरी। और आपको ये बात बता दूं, अगर पैसे ना बचे तो कंपनी की प्रॉपर्टी बिकी 50 लाख, ठीक है ना, और इनके पैसे देने आखिरी में 1-1 लाख रुपए तीनों के। सबसे पहले डिबेंचर की रीपेमेंट वो देनी थी, 10 लाख दे दी। गवर्नमेंट ने कहा मेरे ड्यूज भी हैं 30 लाख के, वो दे दिए 30 लाख। प्रेफरेंस की रीपेमेंट 10 लाख दे दिए, पैसे खत्म हो गए। इन तीनों के लिए कुछ नहीं बचा, तो कुछ देना है नहीं। क्या इक्विटी इतना रिस्क लेते हैं? हाँ, प्रिंसिपल भी डूब जाता है कई बार। समझ रहे हो बेटा? इक्विटी हाईएस्ट रिस्क की पोजीशन में। डिविडेंड के टाइम पर नंबर आखिरी, प्रिंसिपल के टाइम पर नंबर आखिरी। प्रॉफिट होगा तब भी डिविडेंड ना दो, लॉस में तो देना ही नहीं है बेटा। पैसे बचेंगे तो मिलेंगे, पैसे नहीं बचे तो वो भी नहीं मिलेंगे। इतना रिस्क है बेटा, तब भी दुनिया ये खरीदती है। भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो दुनिया इसको खरीदती है? काम की बात है बेटा। बाबू इक्विटी को ना पैसे मिलने के साथ साथ ना एक चीज और मिलती है, सुनना बेटा, बड़े काम की बात। बाबू इनको मिलते हैं वोटिंग राइट। आपको बता देता हूं बेटा, मैं एक बड़ी सिंपल सी भाषा में एक बात बोलूंगा। जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हो ना, मेरी नजर में हर चीज लोन है। मैं कहूं इसके पैसे आज नहीं देने, 1 साल बाद देने, 5 साल बाद देने, 10 साल बाद देने, 20 साल बाद देने। जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने ना, वो चीज लोन होती है। इसके पैसे 20 साल में तो दोगे ना, लोन है भाई, ये तो सिंपल सी बात। इसके पैसे दोगे ना, 10 में नहीं दोगे, 15 में दोगे, 20 में तो दोगे ना, लोन है ये। लेकिन इसके पैसे जिंदगी में नहीं देने होते। और जिसके पैसे जिंदगी में नहीं देने होते ना बेटा, इनको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ द कंपनी। यानी कि सही में कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जिसके पैसे कभी नहीं देने होते, पूरी जिंदगी नहीं देने होते, और ऐसा हो सकता है बाद में भी कभी ना मिलने। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के मालिक हैं, मालिक। और मालिकों को क्या मिलता है? वोटिंग राइट। यानी कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना हो, लिया कैसे जाता है बेटा? ये लेते हैं। इसी वजह से सारी लड़ाई होती है कंपनी में। कंपनी के मालिक कौन है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। अब मैं बताता हूं बेटा, क्या कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर की कोई लिमिट होती है? नहीं बेटा, मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड। किसी कंपनी में कितने इक्विटी शेयर होल्डर हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं बेटा। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम कैप। कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है बेटा, अनलिमिटेड लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो सकते हैं कंपनी के। मैंने आज 1 अरब रुपए, 100 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। मैं बोलता हूं सबने 1-1 रुपए का ले लिया, तो मेरे 1 अरब मेंबर हो सकते हैं। क्या कोई लिमिट लगाई है? लॉ ने कोई कानून में लिमिट नहीं है। किसी कंपनी में कितने भी लोग मेंबर हो सकते हैं। लेकिन बेटा एक परेशानी खड़ी हो जाती है, सुनते जाना, बहुत काम की बात है। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अब, ठीक है ना। समुंदर की बिल्कुल गहराइयां छू के आएंगे बेटा कंपनी के बारे में। सुनो बेटा, मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, और मैंने बोला इनको वोटिंग राइट होते हैं, ये वोट करते हैं। इन्हें तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता, इनको तुम पूछते भी नहीं। लेता रहियो 9%, साल के बाद आता रहियो, लेता रहियो 12%। कौन सी मीटिंग में आएगा? तू घर बैठ, ये आएंगे मीटिंग में। मैं पूछता हूं बेटा, किसी कंपनी में 1 लाख मेंबर हो, अगर 1 लाख मेंबर आप बुलाओ, ऐसी कौन सी जगह जहां 1 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ, और एक प्लेटफॉर्म पे एक चीज को लेकर एग्री हो सकते हैं? समझदार हो आप। 2 सगे भाइयों की सोच नहीं मिलती, बिठाकर देख लेना। 2 जुड़वा भाइयों की सोच नहीं मिलती। आप सोच रहे हो 1 लाख लोगों को एक जगह पर बिठाओगे और कोई डिसीजन लोगे? आपको भी पता है कितने डिसीजन निकलेंगे, कुछ निकलेगा? डंडे ना चल जाए वहां पर बेटा, तलवारें भी चल सकती हैं, पता है ना बेटा। लड़ाइयां ही होंगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठ गए, अगर इकट्ठे बैठ जाए ना, मैं नहीं मानता कोई डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है ना।
तो बाबू डिसीजन लेने के लिए क्या करें? बाबू लॉ ने एक सिस्टम समझाया। लॉ ने कहा इक्विटी शेयर होल्डर आपका बार बार इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है, आप इतनी स्ट्रेंथ में होते हो कि एक जगह पे बुलाना भी पॉसिबल नहीं है किसी कंपनी के लिए। तो आप एक काम करो, आप सब ना अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दो, ठीक है? मान लो मैं बोलता हूं आप 25 लोग बैठे हुए, ठीक है? मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू करे, आपने 25 ने खरीद लिए, लेकिन बेटा 25 जनों को बार बार बुलाया जाए, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही शहर में रहते हो। ऐसा हो सकता है आप बेटा कोई केरला में रहता है, कोई बेटा JNK जम्मू कश्मीर में रहता है, बेटा कोई मुंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है। कहां से बुलाओगे सबको इकट्ठे एक जगह पर और एक चीज पे एग्री कराओगे? तो हमने बोला कि हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बार बार तो नहीं मिल सकते, हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं, जिनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते कहां से हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में से ही बनते हैं बेटा। अब हमने पूछा 25 में से कि हमने ना 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, हम कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वोटिंग होगी, ठीक है जी? 5 लोगों ने हाँ कर दी। राघव ने बोला मैं बनना चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शिवांग ने बोला मैं बनना चाहता हूं, कृष्ण ने बोला मैं बनना चाहता हूं, खुशी ने बोला मैं बनना चाहता हूं, और बेटा पूर्वी ने बोला कि मैं बनना चाहती हूं। 5 लोगों ने बोल दिया कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड है। हमने कहा 25 लोग हैं, सारे वोट कर देंगे, एक एक वोट सबको है। 25 लोगों ने वोट करा, जिन 3 को हाईएस्ट वोट मिले उन्हें हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब बाबू इन 25 लोगों को बार बार मिलने की जरूरत है? नहीं। अब कौन मिलेगा? सिर्फ 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलो, डिसीजन ले लो, जो आपका डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। समझ आई बात? कंपनी कैसे वर्क करती है बेटा? ये ऑनर हैं, इनको वोटिंग राइट है, इन्हीं में से कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं जो फर्दर डिसीजन लेते हैं। एक बात बोल देता हूं, किसी किताब में नहीं लिखी, ये बातें आपको सीए में जाके पता लगती हैं, लेकिन अभी क्लियर कर रहा हूं आपको। बाबू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी के लिए 90% डिसीजन लेते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है 90% डिसीजन लेना। इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ 5% डिसीजन लेते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर 5%। अगर आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ने बैठोगे ना, तो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 90% डिसीजन लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ 5% डिसीजन के लिए बुलाया जाता है बेटा, क्योंकि बार बार मिलना पॉसिबल नहीं है इतनी सारी स्ट्रेंथ का, ठीक है ना बेटा? और बाकी 5% डिसीजन ये दोनों मिलकर लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक बात समझ में आई? ये समझ में आ गया कि कंपनी लाइफ टाइम रीपेमेंट नहीं करती, इनके पैसे ही नहीं देती जिंदगी तक, तो जिंदगी में मरने के बाद तब देगी पैसे बेटा, लिक्विडेशन के टाइम पर, वो भी अगर बच जाएंगे तो। दूसरी बात ये समझ में आई बेटा, ये ऑनर ऑफ द कंपनी है, जिसके पैसे आज नहीं तो कल देने पड़े, हर वो चीज लोन है, हर वो चीज लोन है। इसके पैसे 20 साल में तो दोगे ही ना, इसके पैसे 20 साल में तो दोगे ना, मेरे लिए तो लोन है बेटा, कोई भी नाम हो तुम्हारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो मेरी नजर में लोन हो, ठीक है ना बेटा? इसके पैसे जिंदगी में नहीं देते हम बेटा, यही मालिक हैं, इन्हीं के पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, इसीलिए दुनिया इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। एक तो पैसे इतने ज्यादा, और एक बेटा वोटिंग राइट, सबसे कमाल की चीज ऑनरशिप। अब मैं आपको पढ़े लिखे अनपढ़ों की कहानी बता देता हूं। सर आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे जरूर, आपको पता होगा जरूर, रिलायंस का मालिक कौन है? फटाफट बता दो, फटाफट बोलो सारे। सर अब आज बोल दिया, कल नहीं बोलोगे बात, इसे ही तो बोलते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। अब मेरे दोस्त भी क्या होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और कई बार क्या होता है मेरे साथ खड़े हुए बोलते हैं कि यार मुकेश अंबानी ना मालिक है रिलायंस का, कुछ नहीं पता तुम्हें यार। मैंने अभी बोला इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी, मेरे पास भी है रिलायंस के शेयर 100, मैं भी मालिक हूं भाई। पर हम पता है क्यों बोलते हैं उसको मालिक? क्योंकि उसके पास 51% शेयर है, मतलब 51% से ज्यादा है, मेजॉरिटी उसके पास है, तो इसलिए बोला जाता है कि वो ऑनर है बेटा, अकेला। अकेला ऑनर नहीं है बेटा। अगर उसके पास 60% शेयर है तो 40% दुनिया के पास भी शेयर है, उनमें से मैं भी एक हूं भाई, मेरे पास भी शेयर है, मैं भी डील करता हूं शेयर मार्केट में, तो क्या मैं ऑनर नहीं हूं? मैं भी ऑनर हूं। हर इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर होता है कंपनी का, हर इंसान, हर एक को वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन उसके पास कितने वोटिंग राइट है? 60%।
60% अकेले वोट करता है, बाकी 40 लोग चाहे उसके अगेंस्ट वोट कर दें, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन मनवा सकता है। हमारे इंडिया में भी तो यही होता है ना, किसी भी इलेक्शन के लिए वोट कर दो, जहां मेजॉरिटी होती है वही जीतता है ना बेटा, तो उसके पास मेजॉरिटी है, 60% उसके पास वोटिंग राइट है, बाकी सारी दुनिया के पास 40% है। इसीलिए दुनिया को लगता है यार मुकेश अंबानी ऑनर है, जबकि इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ आई ना बात बेटा? तुम्हारे टीचर भी यही बोलते हैं, तुमने उनको भी समझाना है कि सर आपको कुछ नहीं आता, आप इधर बैठो, आपको मैं पढ़ाता हूं क्या होता है। ये सच बात है, करके देख लेना कभी अप्लाई, पूछ लेना बेटा कौन ऑनर है, यही जबान से निकलेगा उनके भी, जबकि बेटा गलत स्टेटमेंट है, मैंने प्रूव करी ये बात, ठीक है ना? मेरा दिल नहीं कह रहा ऐसा करने को। इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सब डिसीजन दिल से लेने, ठीक है ना? दिमाग से लो कुछ। क्लियर बात? आए रिटेन अर्निंग पर, 4 बातें, ओके बढ़ जाएं आगे। चलो बेटा थोड़ी सी बात रिटेन अर्निंग की करते हैं और फिर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये समझ में आया ना, कंपनी में डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, लेकिन मालिक इक्विटी शेयर होल्डर है। ओके हुई ना बात? चलो मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस याद करा दो एक बार, कंपनी में पेमेंट बांटने का मजा आ जाए दोबारा से। सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, चलो जी सामने देखना, आशीष एक नई बात सीखने जा रहा है तो सुन ले। कंपनी ने 10 लाख रुपए आज कमा लिए, मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले मेरा एग्जांपल वही चल रहा है, 90,000 दे दिया जी, 90,000 पैसा बचा 9,10,000। मान लो बेटा सरकार ने कहा मेरे टैक्सेस हैं 2,10,000, मैंने कहा लो जी सरकार आप अपने टैक्सेस ले लो। पैसा बचा 7 लाख बेटा, प्रेफरेंस का डिविडेंड है 1,20,000, मैंने दे दिया बच्चों डिविडेंड। पैसा बचा 5,80,000, ये पैसा बच किसके लिए गया? इक्विटी शेयर होल्डर। मुझे पता था कितना बचेगा? नहीं, मुझे यही नहीं पता था प्रॉफिट होगा कितना, तो कैसे बताऊं बचेगा कितना? ठीक है ना बेटा? तो बाबू क्योंकि कुछ पता नहीं होता इसलिए रेट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, जो बचता है तेरा ही होता है भाई, ठीक है ना? तुझे ही देंगे, टेंशन ना ले। तो समझ आई बात? ये बात तो ओके है ना? नई बात, चलो अब नई बात सीखते हैं बेटा। मैंने 3 लोगों की पेमेंट करी अभी तक, डिबेंचर को दिया इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को दिए टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर को दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। इन 3 इंसान की पेमेंट के बाद कंपनी के पास जो कुछ बचता है, कंपनी सारा नहीं देती इक्विटी को। कंपनी ने कहा देखो इक्विटी शेयर होल्डर है तो देखो आपका ही राइट, मिलने तो आपको ही चाहिए 580, पर हम सारा नहीं बांटते। हम क्या करते हैं, एक सर्टेन पोर्शन को रिटेन कर लेते हैं इन द बिजनेस फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। हमने कहा हम कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, अगर अगले साल लॉस हो गया तो क्या होगा? तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कहां से दूंगा? लोन लूंगा क्या? सर समझ रहे हो ना, अगले साल लॉस हो सकता है ना। मैंने बोला कि मैं 3 की तो पेमेंट पक्का करूंगा। सबसे पहले डिवेंचर को इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इन 3 की पेमेंट के बाद जो कुछ बचेगा सारा नहीं बांट रहा इक्विटी। मैंने कहा एक काम करते हैं, इक्विटी 1,80,000 बिजनेस में रहने दो, मैं 4 लाख रुपए बांट रहा हूं। मैंने 4 लाख रुपए इक्विटी डिविडेंड दे दिया बेटा, 1,80,000 बिजनेस में रख लिए। क्यों रख लिए? अगर अगले साल लॉस हो जाए तो डिवेंचर का इंटरेस्ट देने का काम आ जाएगा। अगर अगले साल कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ जाए तो बेटा यहां से यूज कर लूंगा पैसे। सर कुछ भी हो सकता है ना, बिजनेस में चाहिए हो सकते हैं ना पैसे। इस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। नाम क्या? रिटेन्ड। बेटा ये बिजनेस में रिटेन होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया रिटेन्ड अर्निंग। सोचो कितना प्यारा नाम रखा, बिजनेस में ही रह जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं भैया ये पैसा कहां पर पड़ा होता है? आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पैसा पड़ा कहां होता है। बेटा सिंपल बात, बैंक अकाउंट में कंपनी के। सोचो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का, कहां आया होगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में। मैंने बैंक अकाउंट से 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, सॉरी 90,000 का। बैंक में बच गए 9,10,000, इससे मैंने टैक्सेस बांट दिए, बैंक अकाउंट में रह गए 7 लाख, इससे 120 का प्रेफरेंस डिविडेंड बांट दिया, बैंक में रह गए 580 में से सारा नहीं दिया इक्विटी को, 4 लाख बांट दिया। बैंक अकाउंट में कितने पैसे रह गए? 180। ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। सरकार रहती है रिटेन्ड अर्निंग हमेशा बैंक अकाउंट में। कोई मुश्किल बात बोली मैंने? समझाया ना कैसे रहती है बैंक अकाउंट में। तो बेटा जो पैसा बिजनेस में रिटेन रहता है उसे ही रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ये किसका पैसा है? मेरा।
कंपनी का खुद का पैसा मैंने ही तो कमाया, मैंने नहीं कमाया, प्रॉफिट मैंने ही तो कमाया बेटा सारी इन्वेस्टमेंट से आपका यूज करके, ठीक है ना। अब खुद सोचना, मैंने इतनी आसानी से क्लियर करा आपको रिटेन अर्निंग किसका पैसा है, कंपनी का खुद का पैसा है, हमने कमाया, इसकी कोई कॉस्ट होगी, अपने आप को ब्याज दोगे। ये तो वही बात होगी, मैंने इस जेब से बेटा 100 का नोट निकाला, इस जेब में डाल दिया और मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ले ला ब्याज, ऐसे क्या सर अपने आप को भी ब्याज देते हैं क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड नहीं, रिटेन अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती, आपका पैसा है भाई, जहां मर्जी यूज करो। अगर अगले साल बेटा मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी में 1,80,000 का यूज कर लिया तो अपने आप को कहूंगा ला ब्याज दे, मेरा ही पैसा था ना, जहां मर्जी यूज करो, मेरी मर्जी। रिस्क बेटा कौन सा रिस्क, रिस्क तब आता है जब किसी के पैसे वापस करने हो, अपने आप को पैसा वापस करते हैं क्या, मैं अपने आप को कहूंगा तेरे पैसे 10 साल बाद दे दूंगा 1,80,000 यूज करे, मेरा पैसा है भाई, किस चीज का रिस्क। और बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट, पैसा लेने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है, यहां तो कुछ नहीं खर्चना पड़ता बेटा, इससे कमाल का सोर्स बना नहीं है बेटा, बना ही नहीं है, नो रिस्क नो कॉस्ट नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ भी नहीं है बेटा, अपना पैसा है ये, समझ आई बात। अब एक बात और बोल दूं, मेरी नजर में तो बेटा ये भी ओनर फंड है, जिसका पैसा आज नहीं तो कल देना हो वो लोन है, जिसका पैसा कभी वापस ना करना हो वो तो मालिकों का पैसा है, ना तो इसका पैसा कभी देता वापस ना ये देता, ये तो हमारा ही पैसा है, यानी कि ये तो ओनर वाला पैसा है, ओनर वाला जो मालिक देते हैं पैसा, समझ आई बात, टेबल क्लियर हुई। यहां खत्म हो चुका है मेरा टॉपिक, जितना मुझे कराना था फाइनेंसिंग से रिलेटेड, इतनी बात ओके हुई। कंपनी पे शिफ्ट करें, अब कंपनी शुरू होगा, ये कंपनी इंट्रोडक्शन था, अब हमें पढ़ना क्या क्या सुन लो बेटा, नए बच्चे सुन लो बाबू, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंपनी चल रहा है, पहले चैप्टर नंबर 2 का नाम, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ाए हैं बेटा, पहला टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो बेटा बिजनेस करने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटर रहकर बिजनेस करो, सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फादर हमारे ब्रदर कर रहे होते हैं, अकेले दुकान चला रहे हो तो हम उनको बेटा बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर है, ये अकेला ऑनर है, सिंगल ऑनर है बाबू। दूसरा तरीका होता है पार्टनरशिप, कि आप किसी के साथ 2-3 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस खोल लो बेटा, ऐसे केसेस में आप बोलते हो पार्टनरशिप में आपका बिजनेस चल रहा है। और तीसरा तरीका है कंपनी, कंपनी आप सबके लिए नया था, मैंने बेटा कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, अब नई बात करें, हमें पढ़ना क्या क्या है पहले ये समझ लो। पहले बेटा कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे हम बड़ी अच्छी सी, फिर कंपनी के फीचर देखेंगे, फिर एडवांटेजेस देखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे, तब जाकर कहीं कंपनी खत्म होगी। और यकीन मानना ये पेपर में 1001% लिखा गया है, और ये बता देता हूं आपके टीचरों में से किसी को भी 1001% वाली बात पता नहीं। अब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे बहुत आराम से, अब रिलैक्स मोड में टॉपिक चलेगा, यहां तक टॉपिक मुश्किल था, अब आसान है, ठीक है जी। लिखे डेफिनेशन, एनालिसिस करें डेफिनेशन पे, सिर्फ आज मेरा ये काम है, मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, एनालिसिस करूंगा और छुट्टी कर दूंगा, ठीक है जी। चलो हाँ जी, जैसे हमने इक्विटी डिविडेंड ले लिया तो वो कैसे कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है क्या सोचते हैं बाबू देखो, इट डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, और ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है कि देना है कि नहीं देना। बाबू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि आगे आने वाले सालों में उनकी प्लानिंग क्या है। मान लो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं और मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने अपने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ शेयर करा कि कंपनी अब एक्सटेंशन मोड में जाएगी, हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, हम 2-3 कंट्री में और जा रहे हैं। ऐसे केसेस में यह भी हो सकता है कि 580 बचे, मैंने डिविडेंड दिया ही नहीं, मैंने बोला अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कि आपने हमें ट्रस्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, आप हमारे ऊपर और ट्रस्ट करो थोड़ा सा, कि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, हम नहीं बांट सकते डिविडेंड, अगर हम आज आपको डिविडेंड बांट देंगे कल हमें लोन लेकर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या, तो डिविडेंड बांटना है कि नहीं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपना डिसीजन होता है, उनको सोचना है, ठीक है ना। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने कुछ भी नोट नहीं किया और करना भी नहीं है बेटा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है बेटा, आपने हर चीज बुक में लिखी हुई है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये डायग्राम नहीं लिखा था, ये मेरे दिमाग की उपज है, ये गूगल बाबा के पास भी नहीं है, ठीक है ना। ये डायग्राम मैं एक साल में कम से कम 20 बार बनाता हूं, आपकी पीएचडी हो जाएगी इस डायग्राम पे, तो टेंशन मत लो लिखने की बिल्कुल, ठीक है जी। कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। लो बच्चों सामने देखना, तो बेटा मैंने कंपनी की एक बड़ी फैंसी सी डेफिनेशन लिख दी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। बाबू ये क्या क्या लिखवा रहे हो मुझसे, इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म? बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, यकीन मानना। आपको ये बता देता हूं, कंपनी की डेफिनेशन जिस भी इंसान ने ये लिखी, बड़ी कमाल लिखी बेटा। उसने क्या करा, कंपनी की डेफिनेशन में ना 4 फीचर क्लियर करने की कोशिश करी। कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, अगर मैं ये वर्ड क्लियर कर दूं आपको तो एक फीचर खत्म हो जाएगा। कहता है कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अगर मैं ये वर्ड क्लियर कर दूं तो दूसरा बेटा फीचर क्लियर हो जाएगा, ये तीसरा फीचर है और ये चौथा फीचर। सुनते हैं बेटा एक एक करके बात को। बाबू जनरल केस में ना दुनिया कंपनी को डिफाइन नहीं कर पाती, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। जनरल केस में आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछना, उससे कंपनी पूछना, क्या वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। अब दुनिया के दिमाग में मिथ क्या होते हैं मैं ये भी बता देता हूं। दुनिया को लगता है कंपनी कोई बिल्डिंग है। सर एक बिल्डिंग के ऊपर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिख दूं और आज उस बिल्डिंग को तोड़ दूं बेटा, तो रिलायंस खत्म? नहीं। तो आपको लगता है कंपनी कोई बिल्डिंग है? नहीं। दुनिया को लगता है कंपनी कोई इंसान है। भाई अगर आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मींस धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी तो डेथ हुए भी कितने साल हो गए, क्या रिलायंस मर गई? नहीं। क्या कंपनी बिल्डिंग होती है? नहीं होती। कंपनी इंसान होती है? नहीं। तो होती क्या है कंपनी? बेटा कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर होती है। बेटा कानून में एक प्रोसीजर दिया गया है, कहता है ये प्रोसीजर पूरा कर लो, कंपनी एग्जिस्ट करने लगेगी, और कंपनी की एग्जिस्टेंस ऑन पेपर होती है, ये कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई इंसान नहीं होती। और बेटा अगर आपको कंपनी को खत्म करना है तो उसका भी लॉ में प्रोसीजर दिया गया है, वो फॉलो कर दो बेटा, कंपनी खत्म हो जाएगी। यानी कि किसी इंसान के आने जाने से, किसी बिल्डिंग के टूटने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्टेंस है उसकी। ठीक है जी, चलो फीचर पढ़ना शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ साथ। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब बेटा सबसे पहले मैं ये बात बता दूं क्यों इसको पर्सन बोला गया। सबसे पहली बात पर्सन क्यों बोला गया, फिर बताता हूं आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला कानून ने इसको। बेटा लॉ ने बोला कंपनी आप एक पर्सन हो। पर्सन क्यों? बेटा देखो मैं एक सोल प्रोपराइटर हूं, जब मैं बिजनेस शुरू करता हूं तो बहुत सारे काम करता हूं अपने नाम पर। बेटा जो भी काम एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में करता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है, इसी वजह से इसको पर्सन बोला। मैं प्रोपराइटर हूं, मेरे को आज बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहला काम एक दुकान खरीदूंगा अपने नाम पर। कंपनी भी खरीद सकती है, नई बात क्या है, कंपनी अपने नाम पे खरीद सकती है भाई, दुकान कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लॉ कहता है। ठीक है जी, प्रोपराइटर उसके बाद क्या खरीदेगा? गुड्स खरीदेगा अपने नाम पर। सर कंपनी भी खरीद सकती है, इसमें कौन सी नई बात है? प्रोपराइटर गुड्स बेच सकता है अपने नाम से, कंपनी बेच सकती है अपने नाम से, नया क्या है? प्रोपराइटर लोन ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है। प्रोपराइटर लोन दे सकता है, कंपनी भी दे सकती है। प्रोपराइटर केस कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। प्रोपराइटर के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। यानी कि बिजनेस में ऐसा कोई काम है ही नहीं। एक प्रोपराइटर एक अपना बिजनेस चलाने के लिए जो काम अपने नाम पर कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है, इसीलिए इसको बोला गया पर्सन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला? प्रोपराइटर एक इंसान है, खाता है, पीता है,
डेली एक्टिविटीज करता है, सांस लेता है, कंपनी पेपर पे एग्जिस्ट करती है, सांस लेगी, खाएगी, पिएगी नहीं, इसीलिए इसको बोला आर्टिफिशियल पर्सन। बात क्लियर हुई? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा सबसे पहले मैंने लॉजिक बताया, वाई पर्सन। पर्सन क्यों है? क्यों है पर्सन बेटा? हर वो काम जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है बेटा। प्रोपराइटर क्या करता है? प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदता है, भाई कंपनी खरीद सकती है। अपने नाम से गुड्स खरीदता बेचता है, कंपनी कर सकती है। लोन ले सकता है, दे सकता है, कंपनी कर सकती है। केस कर सकता है, केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। तो बेटा कोई नई बात नहीं बोली मैंने, ठीक है ना? तो एक प्रोपराइटर जो काम बिजनेस में करता है वही काम कंपनी कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सन। व्हाई इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन? प्रोपराइटर बाबू जिंदा है, जिंदा इंसान है, खाएगा, पिएगा, सांस लेगा, डेली एक्टिविटीज करेगा, ये काम कंपनी नहीं करती। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर बात? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके बात। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये लास्ट फीचर है आज का हमारा, ये पढ़ने के बाद हम बेटा छुट्टी कर देंगे। और भैया वो इसका लेवल बहुत ऊंचा लेकर जाऊंगा जितना बुक में भी नहीं लिखा हुआ, और मजा आ जाएगा आपको, एक्स्ट्रा बात भी आज हो जाएगी। बेटा कहता है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कानून ने बोला मेरी नजर में आपकी एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम योर मेंबर। यानी कि बेटा कानून ने बोला, देखो नाम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी तू अलग बात है और तेरे मेंबर बिल्कुल अलग बात। बाबू कानून ने बोला सेपरेट हो, सेपरेट। कानून की नजर में बेटा कंपनी एक अलग बात है और उसके मेंबर बिल्कुल अलग बात है, ठीक है ना बाबू? मेंबर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी तो बिल्कुल अलग चीज और इक्विटी शेयर होल्डर तो बिल्कुल अलग चीज। कानून ने बोला अलग होने से फायदा क्या होगा बेटा? बाबू देखो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं अलग होने के। देखो समझाता हूं एक बार। कल को बेटा कोर्ट ने कंपनी के ऊपर 10 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी, कौन देगा ये? इक्विटी शेयर होल्डर देंगे? नहीं, कानून ने क्या बोला? सेपरेट लीगल एंटिटी। आप अलग अलग चीज हो, कंपनी तो अलग चीज है और इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग चीज है। यानी कि 10 करोड़ रुपए देगा कौन? कंपनी के बैंक अकाउंट से जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर कभी कोई पेनाल्टी इक्विटी शेयर पे लगी तो, इक्विटी शेयर होल्डर पे लगी तो क्या कंपनी देगी उसकी पेमेंट? नहीं, इसकी पेमेंट कौन करेगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर अपने आप करेंगे अपने अकाउंट से। आप कानून की नजर में दोनों अलग अलग बातें। समझ आई बात? एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, लेवल बढ़ा दूं थोड़ा सा, बड़ा मजा आएगा आपको। कानून में मतलब 11th क्लास में ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई, ये बात सीए की है और मजा बढ़ाता है बेटा पढ़ने में। चलो सुन बेटा, देखो कानून ने बोला आपकी एंटिटी सेपरेट है। मैं बोलता हूं एज फार एज सिविल पनिशमेंट इज कंसर्न, आपकी एंटिटी सेपरेट है। सिविल पनिशमेंट मतलब पैसे की पनिशमेंट मिलेगी तो हाँ मैं मान रहा हूं सेपरेट एंटिटी है जैसा कानून में लिखा गया, ठीक है। लेकिन अगर क्रिमिनल पनिशमेंट हुई तो समझना, कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोर्ट ने कहा 10 करोड़ दे दे कंपनी, कंपनी के बैंक अकाउंट से 10 करोड़ दे दिए, क्योंकि कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर अलग है, कंपनी देगी, इक्विटी शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं है। और मैं बोलूं कि फ्रॉड इतना सीरियस था कि कोर्ट ने कहा कंपनी आपको तो जेल डालना पड़ेगा, आपने तो क्रिमिनल पनिशमेंट वाला काम करा, आपको तो 5 साल के लिए जेल होगी। तो अब क्या करोगे आप? कागज का टुकड़ा उठाओगे, जेल में डाल दोगे, ताला लगा दोगे, 5 साल बाद निकाल दोगे। ये कोई पनिशमेंट हुई? अब क्या करें सर? सोचो, देखो मजा तो इसी में है ना। क्या ये किताब में लिखा है? नहीं, ये कब की बात है? ये सीए की बात है, लेकिन मजा बहुत आएगा बेटा सोचने में। तो बाबू कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला ऐसे केसेस में आपकी एंटिटी सेपरेट नहीं होती। फिर आप एक बात हो, मजेदार बात तो यही है ना बेटा, कंपनी की एग्जिस्टेंस पेपर पे है। सर कंपनी की एग्जिस्टेंस पेपर पे है, कोर्ट ने क्या बोला समझा देता हूं। कोर्ट ने बोला ये देखो ये क्या है? ये है कंपनी, बीच में है पर्दा और पीछे बैठे हैं वो लोग जो कंपनी के आड़ में काम करते हैं। वो कौन होते हैं? वो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के नाम से काम करते हैं। वही तो करते हैं ना बेटा, सारे डिसीजन वो लेते हैं। कोर्ट ने बोला अगर कोई सीरियस क्राइम हुआ जिसमें जेल डालने की नौबत आई तो हम इस पर्दे को हटा देंगे।
टेक्निकल भाषा बोलूं, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आपको पढ़ना नहीं है, वैसे बोल रहा हूं मैं। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। हम पर्दा हटा देंगे और जिस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन किया होगा उस प्रोजेक्ट पर जो इलीगल निकला उसको उठाकर जेल में डाल देंगे 5 साल के लिए। समझ आई बात बेटा? एज फार एज सिविल पनिशमेंट इज कंसर्न, जब तक पैसों की बात आती है तब तक आपकी एंटिटी सेपरेट होती है। कानून ने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप अलग अलग चीज हो बेटा। कंपनी अलग बात, इक्विटी शेयर होल्डर अलग बात, अलग अलग रास्ते रहो। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल पनिशमेंट आ गई तो आप एक ही हो बेटा, फिर फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। खैर आपको एक वाली बात नहीं लिखनी क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी, आप इतना एक्सप्लेन कर दोगे ना टीचर वैसे ही बहुत खुश है, बाकी तो उसको भी नहीं आता, उसने कौन सा सीए किया। क्लियर है बात? मैंने सिर्फ 2 फीचर पढ़ाए, मैंने कुछ मुश्किल बात नहीं करी अभी तक, ठीक है ना? 2 फीचर रिवाइज करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। डेफिनेशन फटाफट से मेरे साथ साथ बोल दो एक बार। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बेटा आर्टिफिशियल पर्सन, मैं बोलता हूं इतना डिटेल्ड वर्ड पे जाने की जरूरत क्या, पहले पर्सन वर्ड को ही एक्सप्लेन करो आप। वाई पर्सन, हर वो काम जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कर सकता है, हर वो काम कंपनी कर सकती है, ठीक है ना? चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो, गुड्स खरीदना बेचना हो, लोन बेटा लेना हो, लोन देना हो, केस करना हो, केस होना हो, ये सारे काम कंपनी कर सकती है। तो बेटा इसीलिए कंपनी को बोला गया पर्सन, और आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी कोई इंसान नहीं है, खाएगी पिएगी नहीं बेटा, सांस नहीं लेगी, ठीक है? फिर बोला गया बेटा आपकी एंटिटी सेपरेट होगी फ्रॉम योर मेंबर, आपके मेंबर बिल्कुल अलग चीज और आप बिल्कुल अलग चीज। कोई पनिशमेंट आपके ऊपर लगे तो आप ही को पे करनी है, और मेंबर के ऊपर लगे तो मेंबर पे करेगा, आपका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना? और बेटा अगर जेल डालना पड़े तो फिर बेटा आप एक ही हो, फिर आप अलग अलग नहीं हो, ठीक है ना? ये बात लेकिन एक्स्ट्रा है, पेपर में नहीं लिखनी। इतनी बात ओके, बाकी फीचर कल करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।